दो ध्रुवीयता का अंत, इस पे आपको विस्तार से समझा रहा था। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सोवियत संघ के विघटन में गोर्बाचोव की क्या भूमिका थी। गोर्बाचोव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वो 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। उसके बाद में उन्होंने जो है सुधारवादी नीतियां चालू करी। मतलब सोवियत संघ में जो है सुधारवादी नीतियां चालू की और गोर्बाचोव ने आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में सुधार के प्रयत्न किए। यहां समझने वाली बात है, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में सुधार के प्रयास किए। सोवियत अर्थव्यवस्था को, जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी, तो वो जो है पश्चिम देश यानी कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था से बहुत पीछे थी। तो उसके लेवल में लाने के लिए उन्होंने नए नए प्रयास किए, जिसके कारण उन्होंने प्रशासनिक ढांचे में लचीलापन लाने का प्रयास किया। जो सोवियत संघ का प्रशासनिक ढांचा था उसको लचीलापन लाने का प्रयास किया। लेकिन गोर्बाचोव ने देश में समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, भ्रातृत्व व एकता के वातावरण को तैयार किए बिना ही पुनर्गठन, जिसे पेरेस्ट्रोइका व खुलापन, ग्लासनोस्ता जैसी महत्वपूर्ण नीतियों को लागू कर दिया। यह कहने का मतलब यह है कि स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, एकता, तो ये सब चीजें लागू करने से पहले उन्होंने जो है जनता को अपने पक्ष में नहीं किया और उन्होंने जो है पुनर्गठन व खुलापन जैसी महत्वपूर्ण नीतियां लागू कर दी। पहले ये होना चाहिए था कि देश के अंदर समानता की भावना होनी चाहिए थी, स्वतंत्रता की भावना होनी चाहिए थी, राष्ट्रीयता की भावना को कूट कूट के भरा जाना चाहिए था। उसके बाद में ये प्रयास किया जाता तो बहुत अच्छा होता। और गोर्बाचोव द्वारा लागू की गई जनतांत्रिक नीतियों के कारण, जो जनतांत्रिक नीतियां थी उसके कारण सोवियत संघ के कुछ गणराज्यों में सोवियत संघ से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण का विचार उत्पन्न हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता, समानता, ये सब भावनाएं जागृत करते, लेकिन पहले ये कहते कि हम सब एक हैं। लेकिन वो एकता का पाठ न पढ़ करके जो उस गणराज्य में शामिल राज्य थे, सोवियत गणराज्य में शामिल राज्य थे, तो उन्हें ये लगा कि हम भी स्वतंत्र हो सकते हैं। तो उन्होंने जो है स्वतंत्र होने के लिए प्रयास करने चालू कर दिए और उन्होंने अपने ये कहा कि भाई हमें भी स्वतंत्र होना चाहिए। रूस, यूक्रेन, बाल्टिक गणराज्यों और जॉर्जिया में राष्ट्रीयता व संप्रभुता की इच्छा का उभार सोवियत संघ का व्यक्तिगत तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जब ये भावनाएं जागृत होने लगी कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें संप्रभुता चाहिए, हमें अपने अधिकार चाहिए, तो इन्हीं अधिकारों को देखते हुए रूस, बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन वगैरह ने सभी ने ये प्रयास किए कि हमें अब अपनी आज़ादी चाहिए, अब हम जो है गणराज्य में शामिल नहीं रहेंगे। परिणाम स्वरूप सोवियत संघ के अपने गणराज्यों से अलग होने के निर्णय को मान्यता देनी पड़ी। जब ये प्रचार होने लगा कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हम आपके साथ अब नहीं रह सकते, तो सोवियत संघ को मजबूरी में अपने साथ जो 15 गणराज्य थे उनको धीरे धीरे मान्यता देनी पड़ी। इसके पश्चात तो एक के बाद एक सोवियत संघ के सभी 15 राज्य उससे अलग हो गए। जब ये भावना जागृत हुई कि हमें स्वतंत्र होना है, हमें अपने अधिकार चाहिए, बिना अधिकार के किसी का भला नहीं हो सकता, और सोवियत संघ में स्थिति खराब होती चली गई और फिर एक के बाद एक राज्य जो हैं वो सोवियत गणराज्य से अलग होते गए और सोवियत संघ को उनको मजबूरी में स्वतंत्र करना पड़ा और इस प्रकार जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो सोवियत संघ के विघटन में मिखाइल गोर्बाचोव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि दो ध्रुवीयता के अंत में और क्या क्या घटनाएं घटी।
ध्रुवीयता के अंत में अब हम जो हैं देखते हैं सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नंबर 1, शीत युद्ध के दौर की समाप्ति। शीत युद्ध का दौर जो है वो सोवियत संघ के विघटन के साथ ही समाप्त हुआ, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था के विचारात्मक युद्ध जो थे, शीत युद्ध जो थे, उसके कारण जो है दोनों गुटों की सेनाएं जो थी, यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका, तो इनके अंदर जो है हथियारों की तीव्र होड़ थी। हमें ज्यादा से ज्यादा हथियारों को एकत्र करना है, परमाणु हथियारों का संचय करना है, और जब ये शीत युद्ध समाप्त हुआ तो ये सब व्यवस्था भी समाप्त हो गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के शक्ति संबंधों में बदलाव। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के शक्ति संबंधों में भी बदलाव आया। वो क्या बदलाव आया? वो शीत युद्ध के अंत में दो संभावनाएं थी। जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो उसमें दो संभावनाएं थी, एक ध्रुवीय विश्व बनना। फिर समझो, जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो दो संभावनाएं थी विश्व में, एक ध्रुवीय विश्व बनना या बहुध्रुवीय विश्व बनना। यानी कि जिस प्रकार से शीत युद्ध का दौर चला तो पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। अब जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो अब या तो एक गुट बना रहेगा पूरा विश्व या बहुत गुट बन जाएंगे। तो ये जो है व्यवस्था बनी रही। अब किंतु अमेरिका जो था, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अमेरिका जो है वो शक्तिशाली बन बैठा और उदारवादी लोकतंत्र राजनीति जीवन को सूचीबद्ध किया। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तब अमेरिका जो है एक छत्र राज्य करने लगा, और इस प्रकार जो है सभी देशों को अमेरिका पर आश्रित होना पड़ा। अगला पॉइंट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रभाव। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रभाव, वो क्या प्रभाव रहा? सोवियत संघ के विघटन से संपूर्ण विश्व में साम्यवादी प्रभाव समाप्त हो गया। जो समाजवादी उनका प्रभाव था वो समाप्त हो गया। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई। यानी कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये सब संस्थाएं जो थी वो ताकतवर देशों की सलाहकार बन गई, और इनको सबसे ज्यादा धन जो है वो पूंजीवादी देश देते थे, तो ये उन्हीं का ही कहना मानती थी। तो इस प्रकार जो है अमेरिका के संबंध और बढ़ते चले गए। ठीक है, और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में हो, पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो लगातार बढ़ती चली गई और उसका प्रभाव भी बढ़ता गया। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, नए स्वतंत्र देशों का उदय। अब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, एस्टोनिया, लातविया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान आदि देशों का उदय हुआ और ये नए स्वतंत्र राष्ट्र बने। जब ये नए स्वतंत्र राष्ट्र बने तो इनकी इच्छा ये थी कि हम नए अमेरिका गुट के सदस्य बने, यानी कि नाटो के सदस्य बने। अब हमारा जो है, हमारी देखभाल जो है अमेरिका के द्वारा होनी चाहिए, हम उनके साथ रहेंगे, वो हमारे सुख दुख में शामिल हो, और नाटो के संघ और यूरोपीय संघ, ठीक है, यूरोपीय संघ के साथ इन्होंने संधियां करनी आरंभ कर दी, जिससे कि हमारा इन लोग मतलब जो ही देश स्वतंत्र हुए हैं उनका भला हो, और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो ये लोग जो हैं वो हमारे साथ रहें। इसके साथ साथ रूस, चीन, अमेरिका सहित अन्य देशों के साथ भी इन्होंने संबंध बनाए। यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जितने भी देश स्वतंत्र हुए तो उन्होंने जो है नाटो के साथ संबंध स्थापित किए, यूरोपीय संघ के साथ स्थापित किए, इसके साथ साथ रूस, चीन और आदि अन्य देशों के साथ भी संबंध स्थापित किए, ताकि हमारा सबका भला हो सके। अगला पॉइंट देखते हैं, खनिज तेल भंडारों पर अमेरिकी प्रभाव का बढ़ना। खनिज तेल भंडारों पर
अमेरिकी प्रभाव का बढ़ना, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी देश स्वतंत्र हुए तो उन पर के पास टेक्नोलॉजी कम थी और अमेरिका ने अपना प्रभाव उनके ऊपर रख दिया और इसका परिणाम ये हुआ कि जो उनके खनिज संसाधन थे उस पर जो है अमेरिका का प्रभाव बढ़ता चला गया। अगला पॉइंट देखते हैं, हिंसक अलगाववादी आंदोलनों का प्रभाव। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जब ये देश स्वतंत्र हुए तो इन देशों में भी आंदोलन चालू हुए। अलगाववादी आंदोलन वो कैसा था, चेचन्या और दागिस्तान के बीच हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुआ, बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ। इसके साथ साथ ताजिकिस्तान में 10 वर्षों तक गृह युद्ध रहा। ताजिकिस्तान के अंदर जो है 10 वर्षों तक गृह युद्ध बना रहा और अजरबैजान, जॉर्जिया, यूक्रेन आदि देश जो थे वो मौजूदा शासन के खिलाफ थे और वो ये चाहते थे कि ये मौजूदा शासन जो है शासन प्रणाली समाप्त कर दी जाए। अगला पॉइंट देखते हैं, तृतीय विश्व को आघात। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रथम विश्व किसे कहते हैं, द्वितीय विश्व किसे कहते हैं और तृतीय विश्व किसे कहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। प्रथम विश्व जो है या प्रथम दुनिया आपको अमेरिका को कहते हैं, दूसरी दुनिया यानी कि सोवियत संघ को कहते हैं और तीसरी दुनिया जैसे कि आपका भारत और गुटनिरपेक्ष देश, ये सब जो है वो तीसरी दुनिया के अंतर्गत आते हैं, मतलब कई देश मिलकर के आते हैं। तो सोवियत संघ के पतन के बाद जो है तृतीय विश्व के जो देश थे उनको बहुत आघात लगा। उनको आघात इसलिए लगा कि वो लोग अपनी जरूरतों की चीजें जैसे भारत और आपके गुटनिरपेक्ष आंदोलनों के जो देश थे वो सबसे ज्यादा जो है सोवियत प्रणाली पर विश्वास करते थे और उनसे आर्थिक सहायता लेते थे, औद्योगिक सहायता लेते थे, तकनीकी सहायता लेते थे। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उनको बड़ा दुख लगा, उनको बहुत आघात लगा, क्योंकि अब उनके सामने केवल एक ही विकल्प था और वो था अमेरिका और अमेरिका की कूटनीति के अंतर्गत उनको मानना पड़ा। यानी कि जब विश्व में एक ही शक्ति बची है तो जो उसके आधार निर्णय होंगे वो मानने ही पड़ेंगे। तो अंत में यही हुआ कि तृतीय विश्व के देशों को वो बहुत आघात पहुंचा। अब साम्यवादी विचारधारा को आघात। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही समाजवादी विचारधारा का पतन हो गया। अब केवल जो है चीन, उत्तरी कोरिया, वियतनाम और क्यूबा, केवल 4 ही 5 देश हैं जो सोवियत प्रणाली को अपनाते हैं, यानी कि जहाँ पे साम्यवादी शासन है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और